हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का रिवीजन का वीडियो नंबर 18। तो बेटे ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन का 18वां वीडियो है। और इससे पहले 17 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन के सभी वीडियोस को देख सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है रासायनिक बलगतिकी के रिवीजन का भाग नंबर 2। तो जो केमिकल काइनेटिक्स वाला यूनिट है या चैप्टर है, उसके रिवीजन का ये दूसरा वीडियो है। और ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। सबसे पहला क्वेश्चन है, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl अभिक्रिया की कोटि कारण सहित बताइए। देखो, इस अभिक्रिया को हमने बताया था कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेंगी कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण याद करो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण याद करो। तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के थोड़े थोड़े उदाहरण आपको याद करने होंगे। और यदि आपने उदाहरणों को पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया न होकर शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है शून्य कोटि की अभिक्रिया? आपको पता है कि हमारे सिलेबस में केवल दो तरह के कोटि का रिएक्शन हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे कोर्स में है और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे कोर्स में है। इन दो में से ही कोई ना कोई सा क्वेश्चन आएगा। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, A प्लस बी इज इक्वल टू सी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखिए। यदि यह कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका वेग नियम क्या होगा? R इज इक्वल टू के A के सक्रिय द्रव्यमान की घात 0, या आप ऐसे भी कह सकते हो A के सांद्रता की घात 0 और B की सांद्रता की घात 0। यदि ये कैसी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग ना तो A के सांद्रण पर निर्भर करता है ना तो B के सांद्रण पर निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती है A के सांद्रण की घात 0 की अभिक्रिया की कोटि बताओ। जब इस अभिक्रिया का वेग, ये dx अपॉन dt क्या है? अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया की दर है। ये किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ A के सक्रिय द्रव्यमान या A के सांद्रण की घात हमने 0 लिखी है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए इसकी कोटि हम क्या लिखेंगे? शून्य कोटि। ये जिस अभिक्रिया का फार्मूला हमने लिखा है अभिक्रिया दर का, वो कैसी होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यहां से पता चला है, यहां से पता चलता है अभिक्रिया की कोटि का। जो वेग नियम होता है उसमें अभिकारकों का जो सांद्रण है उनकी घातों का जो योग होता है, उस योग को आप अभिक्रिया की कोटि ही तो कहते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 के लिए वेग नियम दे रखा है। अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के H2O2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 या सांद्रण की घात 1। यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ 1 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताओ। जब यहाँ घात 1 है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यानी इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1 होगी, 1 होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का व्यंजक लिखिए। ये तो आपको पता ही है।
भाई वेग स्थिरांक के का फार्मूला तो सबके याद है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या है। के क्या है? वेग स्थिरांक है, जिसे आप विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हो। टी क्या है? समय है। ए क्या है? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। एक्स क्या है? एक्स है वियोजन की मात्रा, कि आपका जो अभिकारक है वो कितने प्रतिशत टूट गया है या कितने प्रतिशत ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो आप इसे प्रतिशतता में भी लिख सकते हो और भाग में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्धायु में संबंध बताइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और वेग स्थिरांक का संबंध ये होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ क्या है? अर्धायु है, और के क्या है? वेग स्थिरांक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का कितना होता है या कितने गुना होता है? देखो, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में समय यदि आपको निकालना है कि वो अर्धायु काल यानी टी हाफ का कितने गुना होगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो, यहाँ तो हम लिखेंगे T90 के लिए फार्मूला, T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए। प्रारंभिक सांद्रता में कितनी लूंगा? 100, क्योंकि प्रतिशतता का सवाल है। प्रारंभिक सांद्रता, ये ए की जगह तो हमने लिखा 100, ए की जगह हमने लिखा 100, एक्स की जगह कितने परसेंट रिएक्शन हुआ है? 90%, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे 90। और यहाँ हमने लिखा है इसके अपॉन में टी हाफ। टी हाफ जब रिएक्शन 50% हो जाती है, इसका फार्मूला क्या बनेगा? 2.303 अपॉन के लॉग ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 100, और ए की जगह 100 लिखेंगे, एक्स की जगह हम लिखेंगे 50, क्योंकि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है अर्धायु काल में। तो 2.303 अपॉन के से 2.303 अपॉन के कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ बचेगा log 100 अपॉन 100 माइनस 90। आपको पता है 100 में से 90 गई, ये 10 बचेगा यहाँ, और 100 में से 50 गई, यहाँ 50 बचेगा। तो जब आप एक जीरो से एक जीरो उड़ाओगे तो यहाँ तो ये तो T90 अपॉन टी हाफ तो जोगा त्यों लिख लिया हमने। यहाँ तो हुआ log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, और यहाँ हुआ 50 दूनी 100, log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3010, और ये टी हाफ जो है ये गुणा में चला जाएगा, यहाँ भाग में था इधर गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा T90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.3010 इंटू टी हाफ। अब जब आप इसे 1 को 0.3010 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 3.3 आ जाएगा। तो इसका मतलब T90 इज इक्वल टू 3.3 इंटू टी हाफ, यानी रिएक्शन के 90% पूरे होने में लगा समय अर्धायु काल का 3.3 टाइम्स होता है, यानी 3.3 गुना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का करके जाना है। देखो, यहाँ तो हमने T90 के लिए लिखा है और यहाँ लिखा है टी हाफ के लिए। आपने इस हिस्से को काट दिया, यहाँ तो बचेगा log 10 और यहाँ बचेगा log 2। log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 2 का होता है 0.3010। बस आपको इसे एक को 0.3010 से डिवाइड करना है, ये 3.3 आ जाएगा लगभग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण हुआ हो तो इसके 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय कितना होगा? देखो, यहाँ हमें निकालना है T50, 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय। T50 के लिए क्या फार्मूला बनेगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो क्या बनेगा? 2.303 अपॉन के लॉग ए। प्रारंभिक सांद्रता ए की जगह आप लिखोगे 100, यहाँ भी ए की जगह 100 लिखेंगे, माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे हम 50, क्योंकि 50% पूर्ण हो चुकी है रिएक्शन। और इसके अपॉन में हम लिखेंगे, इन्होंने कहा है कि 90% पूर्ण होने में 90 मिनट लगते हैं,
तो अपॉन में हम लिखेंगे T90। T90 कितना है, 90 मिनट है, तो मैंने T90 ना लिख के सीधा 90 मिनट लिख दिया। तो T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। प्रारंभिक सांद्रता 100, A 100, यहाँ भी 100, और x की जगह हमने लिखा है 90, क्योंकि 90% रिएक्शन पूरे होने में 90 मिनट लगे हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल इससे। यहाँ हमारे पास बचा है T50 अपॉन T50 अपॉन 90 मिनट ही कह दो इसे, T90 भी कह सकते हो, बाद में भी वैल्यू आप 90 मिनट रखोगे ही T90 की जगह। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, लोग 100/50, ये तो 100/50 है और ये 100/10 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ 50 दूनी 100। यहाँ तो log 2 की वैल्यू रखनी है, log 2 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.3010, याद भी होनी चाहिए हमारे। और ये है log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ तो था T50 और ये था 90 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ क्या वैल्यू आया है 0.3010, तो 90 की इसमें क्या हो जाएगी गुणा, तो T50 हो जाएगा 0.3010 गुणा 90। तो 90 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27.0900, इतने मिनट आंसर। तो इसका मतलब है कि 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 27 मिनट लगेंगे। यदि 90% पूरे होने में 90 मिनट लग रहे थे, तो 50% पूरा होने में 27 मिनट लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको, जिनमें हमें 2 बार फार्मूला लगाना पड़ता है, टी के लिए या के के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का न्यूमेरिकल ऐसा जरूर आएगा पेपर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभिक्रिया A इज इक्वल टू बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। दोबारा देखो, अभिक्रिया A इज इक्वल टू बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। तो आपने जब सांद्रता 4 गुनी करी तो वेग जो है 2 गुना हो गया है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा उत्तर को। उन्होंने कहा है कि यदि सांद्रता आप 4 गुनी करते हो तो वेग 2 गुना हो जाता है, 2 की घात r, और दोनों का हमें तुलना करना है। हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। अब तो इनके बेस इक्वल हो गए, बेस यदि बराबर हो गए तो यहाँ r की जगह क्या आ रहा है, 2। अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ध्यान रखनी है ये बात आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10वें क्वेश्चन की। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। आप यहाँ r की जगह x भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, r लिख दिया तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे r का मतलब अभिक्रिया का वेग भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए आप इसे x लिख लेना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप इसे x लिख लो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। x का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स व्यंजक किस कोटि की अभिक्रिया का है। सबको पता है कौन सी कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। 11वां क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु 400 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, K बताना है, T हाफ दे रखा है। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 400, और जब आप 400 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.00173। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो दशमलव को यहाँ से उठा के 1 के बाद में ले जाओ। 1.73 गुणा 10 की घात माइनस 3 अंक सर का ना, इतने सेकंड इनवर्स आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A प्लस 2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है K इंटू A के कंसंट्रेशन की पावर 1, B के कंसंट्रेशन की पावर 2 है, तो अभिक्रिया की कोटि बताओ। भाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। कोटि निकालनी है तो अभिकारकों के जो सांद्रण है उनकी घात को हमें जोड़ना होता है। यहाँ घात 1 है तो ये लिख दिया 1, प्लस यहाँ घात 2 है तो ये लिख दिया 2। 1 प्लस 2 3 आंसर है। इस अभिक्रिया की कोटि 3 होगी यदि इसका वेग नियम ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक बताइए। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है,
भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होता है मात्रक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो इन्होंने पूछा है T 99.9%, यानी 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो हम T 99.9 इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। A की जगह लिखेंगे हम 100 और X की जगह लिखेंगे 99.9 और यहाँ लिखेंगे हम T50 का। T50 का क्या फार्मूला होता है? 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, यानी 100 अपॉन 100 माइनस 50। तो ये कितना बचेगा यहाँ? ये तो हमारे पास T 99.9 जो का त्यों लिखा है और T50 इन्होंने दिया है, अर्धायु कितनी दी है? 4 मिनट। और यहाँ क्या होगा? 100 जो का त्यों है, 100 में से 99.9 आप घटाओगे तो 0.1 यहाँ बचेगा और 100 में से 50 घटा के 50 यहाँ बचेगा। तो इस डेसिमल को हटा के ऊपर हमने एक जीरो लगा दिया और 50 दूनी 100। यहाँ तो हमें log 1000 का वैल्यू रखना है, log 1000 का वैल्यू कितना होता है? 3। और यहाँ रखना है log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो जब 0.3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर। तो हमें पता चला है कि T 99.9 यहाँ से लिखा है हमने और ये 4 मिनट है जो के तो यहाँ से इज इक्वल टू किसके बराबर आया है? 10 के। तो 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो T 99.9 आ जाएगा 10 इंटू 4। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिनट। इसका मतलब 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में 40 मिनट लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का करके जाना है बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15वां क्वेश्चन। N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D अभिक्रिया का औसत वेग बताइए। तो हमें बताना है औसत वेग, बहुत सिंपल सी बात है। यदि हमें औसत वेग बताना है तो ये दोनों क्या हैं? अभिकारक, इनका औसत वेग माइनस में निकलेगा, ये दोनों उत्पाद हैं, इनका प्लस में निकलेगा। तो यहां से हमें औसत वेग निकालना है तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी तो हमें लिखना है, इसके मोलों की संख्या अपॉन में लिखनी है। आप लिखोगे 1 अपॉन N1 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और बी के लिए इससे भी निकाल सकते हो औसत वेग, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और अपॉन में क्या आएंगे? इसके मोल कितने हैं? N2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन N2 माइनस 1 अपॉन N2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी का मतलब है बी की सांद्रता में परिवर्तन कितने समय में? डेल्टा टी समय में। ये सांद्रता में परिवर्तन है, ये समय अंतराल है, क्योंकि हमें निकालना है औसत वेग। अब आप जो है पहले उत्पाद सी से भी निकाल सकते हो औसत वेग, प्लस 1 अपॉन M1, इसके मोल कितने हैं? M1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और आप डी से भी निकाल सकते हो, प्लस 1 अपॉन M2, कितने मोल हैं? M2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो आप सभी अभिकारकों एवं सभी उत्पादों की सहायता से अभिक्रिया का औसत वेग निकाल सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16वां क्वेश्चन। R इज इक्वल टू P अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 m से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। सब कुछ दे रखा है इन्होंने, सांद्रता इतने से इतनी हुई है, ये तो सांद्रता में परिवर्तन है, और समय अंतराल कितना है? 20 मिनट का। उत्तर देखो ध्यान से। औसत वेग कैसे निकलता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। सांद्रता पहले थी 0.06 और अब हो गई है 0.02। तो इसमें से इसे घटाओगे, ये तो है सांद्रता में परिवर्तन, और समय अंतराल कितना है? 20 मिनट का है समय अंतराल, तो घटा के आ जाएगा 0.04 अपॉन 20। ठीक है, तो जब आप 20 से इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 0.002 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, 17वां क्वेश्चन।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। इन्होंने बिल्कुल भी यह नहीं कहा है कि इकाई बताइए या मात्रक बताइए। इन्होंने कहा है इकाई या मात्रक को ज्ञात कीजिए, निकाल कर दिखाइए क्या होता है। देखो उत्तर को ध्यान से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला तो आपके याद ही होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ मात्रक किसका लिख सकते हैं भाई, ये तो संख्या है, इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा। पर टी का मात्रक हमने लिख दिया सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ए क्या है, सांद्रता, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। और सांद्रता में से सांद्रता घटाओगे तो सांद्रता ही बचेगी, नीचे भी सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। तो मोल से मोल लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन सेकेंड, जिसे आप कह सकते हो सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। यह हमारा आंसर है, हमने ज्ञात की है। किसकी सहायता से ज्ञात की है, समाकलित वेग समीकरण की सहायता से ज्ञात की है वेग स्थिरांक के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आप क्या करोगे, ज्ञात करने को कहा है। आप क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। एक्स आपको पता है सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, टी समय का मात्रक सेकंड। यहाँ कटने वाला कोई भी नहीं है, तो सेकंड को आप ऊपर ले जाके सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई या वेग स्थिरांक का मात्रक। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और इन्हीं क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे। बस आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए और वीडियो का स्पीड अपने अनुसार बदल कर ही प्ले करना चाहिए। यदि आपको स्पीड फास्ट करना है तो आप फास्ट कर सकते हो और यदि स्लो करना है तो स्लो कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखो कि मेहनत और ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।